Hello everyone, welcome to my YouTube channel TSC The Science Classes. Today I am going to teach about chapter number 7 Conservation of Plants and Animals of Class 8 Science. Yesterday I have taught you the first part of this chapter, Conservation of Plants and Animals. Now today I will going to discuss about the National Park, Wildlife Sanctuary, Reforestation, Endangered Species and some other important terms. Now let's start from Wildlife Sanctuary. Soon Paheli sees a board with Panchmadi Wildlife Sanctuary written on it. जो पहेली है, जब पहेली और जो प्रोफेसर अहमद के साथ वो अपनी पूरी क्लास के साथ बायोस्फीयर रिजर्व में, जो पंचमढ़ी बायोस्फीयर रिजर्व में ये घूम रहे थे, विजिट कर रहे थे, तो उन्होंने तो वहाँ पे जो माधव जी थे वो उनको एक्सप्लेन कर रहे थे बायोस्फीयर रिजर्व के बारे में। तो आज हम इस टॉपिक को पढ़ेंगे वाइल्ड लाइफ सेंचुरी के बारे में। तो पहेली वहाँ देखती है कि एक वहाँ पर बोर्ड लगा हुआ है जिसके ऊपर पंचमढ़ी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी का नाम लिखा हुआ है। तो प्रोफेसर जो अहमद हैं वो एक्सप्लेन करते हैं कि जिस तरह से रिजर्व फॉरेस्ट होते हैं उसी तरह से क्या होते हैं जो वाइल्ड लाइफ सेंचुरी होती हैं। जो वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है वो भी क्या करते हैं, एक एरिया प्रोवाइड करते हैं जो कि प्रोटेक्शन करता है वाइल्ड लाइफ की, और वहाँ पर एक सूटेबल उनको लिविंग कंडीशंस दी जाती हैं। तो वाइल्ड लाइफ सेंचुरी भी बायोस्फीयर रिजर्व की तरह ही एक प्रोटेक्टिंग एरिया है जहाँ पर जो वाइल्ड एनिमल्स हैं उनको एक सूटेबल लिविंग कंडीशंस दी जाती है और उनको प्रोटेक्शन दी जाती है। माधव जी है, फिर वो एक्सप्लेन करते हैं कि जो सेंचुरीज होती हैं वो प्लेसेस होती हैं जहाँ पर जो किलिंग होती है या कैप्चरिंग ऑफ एनिमल्स होते हैं स्ट्रिक्टली प्रोहिबिटेड, मतलब कि वहाँ पर ये वाइल्ड लाइफ सेंचुरी ये वो प्रोटेक्टेड एरिया है जहाँ पर जो वाइल्ड एनिमल्स होते हैं उनकी कैप्चरिंग या उनकी हंटिंग करना बिल्कुल ही स्ट्रिक्टली प्रोहिबिटेड है, बिल्कुल ही मना है। Now next, it is a pity that even protected forests are not safe because people living in the neighborhood encroach upon them and destroy them। क्योंकि ये बता रहे हैं कि जो प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट है वो अभी भी थोड़े सेफ नहीं है, क्योंकि जो नेबरहुड में जो लोग रहते हैं वो कई बार क्या करते हैं, यहाँ पर जो एनिमल्स हैं उनकी हंटिंग करते हैं, जिसकी वजह से क्या होते हैं वो डिस्ट्रॉय हो जाते हैं, जो स्पीसीज है वो ख़त्म होती जा रही है। चिल्ड्रन जब इस चीज़ के बारे में सुन रहे थे तो उनको याद आता है कि उन्होंने एक ज़ू में भी विज़िट किया था। तो ज़ू के बारे में वो सोचते हैं कि ज़ू भी तो जो होते हैं वो प्लेसेस होते हैं जहाँ पे एनिमल्स को रखा जाता है, जहाँ पे उनकी प्रोटेक्शन की हो जाती मतलब प्रोटेक्शन की जाती है। तो यहाँ पर क्वेश्चन अराइज होता है, व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन अ ज़ू एंड वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, की वाइल्ड लाइफ सेंचुरी और फिर ज़ू में क्या डिफरेंस है। तो डिफरेंस है यहाँ पर, डिफरेंस ये है कि जो ज़ू होते हैं उनके अंदर जो एनिमल्स होते हैं, वाइल्ड एनिमल्स होते हैं, उनको एक पिंजरे में रखा जाता है, उनको एक घूमने फिरने के लिए, उनके हैबिटेट के लिए एक बहुत छोटा सा स्पेस दिया जाता है। लेकिन वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में उन वाइल्ड एनिमल्स को किसी पिंजरे में नहीं रखा जाता, उनको एक खुला, एक काफ़ी ज़्यादा एरिया गिवन होता है, एरिया प्रोवाइड किया जाता है ताकि वो जो एनिमल्स हैं वो वहाँ पे फ्री लिविंग कर सके, मतलब कि फ्रीली मूव कर सके, अपनी इन्वायरमेंट के साथ रिलेशनशिप उनका सही रहता है, उसमें उसमें वो आराम से फ्रीली मूव कर सकते हैं, अपनी हैबिटेट्स उनकी बिल्कुल फ्रीली होती है, पर ज़ू में ऐसा नहीं होता। नाउ ये जो येलो बॉक्स है इसको हम देखते हैं कि सम ऑफ द थ्रेटेंड वाइल्ड एनिमल्स लाइक ब्लैक बक, वाइट आइड बक, एलिफेंट, गोल्डन कैट, पिंक हेडेड डक, ठीक है, ग्रेलियर एंड एक्सेट्रा, ये जो रिनोसोर्स, पाइथन, ये सारे जो थ्रेटेंड वाइल्ड एनिमल्स है जो प्रोटेक्टेड और प्रिजर्व किए जाते हैं इन आवर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, जो हमारी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है। जो इंडियन सेंचुरीज है उनके पास भी कुछ यूनिक लैंडस्केप है, मतलब कि एक ब्रॉड लेवल फॉरेस्ट है, माउंटेन फॉरेस्ट हैं और कुछ बुश लैंड्स हैं इन डेल्टाज ऑफ बिग रिवर्स। ये इंडियन सेंचुरीज जो हैं उनके पास बताई गई हैं कि ऐसे हैं जहाँ पे वाइल्ड लाइफ को क्या किया जाता है, प्रिजर्व रखा जाता है, उनके लिए एक प्रोटेक्टेड एरिया उनको प्रोवाइड किया जाता है। नाउ कमिंग टू द नेक्स्ट टॉपिक, नेशनल पार्क। अब हम पढ़ेंगे नेशनल पार्क के बारे में, ठीक है। ऑन द रोड साइड देयर वॉज अनदर बोर्ड ऑन विच वॉज रिटन सतपुरा नेशनल पार्क। वहाँ पर रोड साइड एक और बोर्ड लगा हुआ था जिसके ऊपर लिखा हुआ था सतपुरा नेशनल पार्क। जो चिल्ड्रंस है आर नाउ वेरी eager टू गो देयर, वो बहुत एक्साइटेड थे, बहुत ज़्यादा एक्साइटेड थे वहाँ जाने के लिए। तो माधव जी उनको बताते हैं कि जो ये रिजर्व्स होते हैं काफ़ी ज़्यादा लार्ज और डाइवर्स होते हैं।
इतने कि जो पूरा का पूरा जो होल सेट ऑफ इकोसिस्टम है वो वहाँ पे प्रोटेक्ट होते हैं, मतलब उनको प्रोटेक्शन प्रोवाइड करते हैं। इकोसिस्टम में क्या होते हैं, मतलब सभी तरह के जितने भी मतलब फ्लोरा फ्योना लैंडस्केप हिस्टोरिक ऑब्जेक्ट किसी एरिया के वो वहाँ पर है। मतलब कि जो हिस्ट्री में जो उस एरिया में कुछ चीज़ें यूज़ होती थी, जो चीज़ें थी वहाँ पर, अब उन्हें एक हिस्टोरिक ऑब्जेक्ट्स की फॉर्म में भी उन नेशनल पार्क में रखा जाता है। जो सतपुरा नेशनल पार्क है, ये इंडिया का फर्स्ट रिजर्व फॉरेस्ट है। जो सतपुरा नेशनल पार्क है ये एक आपका इंटरनल बनता है। सतपुरा नेशनल पार्क इज द फर्स्ट रिजर्व फॉरेस्ट ऑफ इंडिया। द फाइनेस्ट इंडियन टी आर फाउंड इन दिस फॉरेस्ट, इस फॉरेस्ट में मिलते थे। और साथ ही साथ यहाँ पर आप अगर देखेंगे इस येलो बॉक्स में आप देखेंगे कि यहाँ पे कुछ रॉक शेल्टर्स भी मतलब सतपुरा नेशनल पार्क में हैं। एंड दीज आर द प्री हिस्टोरिक एविडेंसेस ऑफ ह्यूमन लाइफ इन दिस जंगल्स, कि इन जंगल्स में जो पहले ह्यूमन लाइफ थी उनके एक प्री हिस्टोरिक एविडेंस रखते हैं। दे गिव अस एन आइडिया ऑफ द लाइफ ऑफ द प्रिमिटिव पीपल, की जो पीपल थे उनकी लाइफ के बारे में आइडिया हमें देते हैं। रॉक पेंटिंग्स काफ़ी ज़्यादा इन शेल्टर्स में पाई गई हैं। ए टोटल ऑफ 55 रॉक शेल्टर्स देखे गए पंचमढ़ी बायोस्फीयर रिजर्व में, ठीक है। और साथ ही साथ यहाँ पर फिगर्स ऑफ एनिमल्स एंड मैन जो है उनकी जो फिगर्स है वो भी यहाँ पर फाइटिंग करते हुए, हंटिंग करते हुए, डांस करते हुए, प्लेइंग करते हुए, म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स काफ़ी ज़्यादा जो म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स है वो दिखाए गए इन पेंटिंग्स में। और अभी भी इस एरिया में बहुत सारे जो ट्राइबल्स हैं वो यहाँ पर रह रहे हैं। As the children move ahead, they see a board with सतपुरा टाइगर रिजर्व। जो बच्चे आगे बढ़ते हैं तो वो देखते हैं कि वहाँ पर एक और बोर्ड लगा हुआ है जिसके ऊपर लिखा हुआ है सतपुरा टाइगर रिजर्व, ठीक है। माधव जी फिर उन्हें एक्सप्लेन करते हैं कि यहाँ पर गवर्नमेंट ने एक प्रोजेक्ट टाइगर जो था वो लॉन्च किया था। किसके लिए? उसका जो मेन पर्पस था कि कंट्री में जो टाइगर्स की कमी होती जा रही है उसको पूरा करने के लिए, उसको प्रोटेक्ट करने के लिए, क्योंकि टाइगर जो है वो इंडिया का नेशनल एनिमल है और उसको प्रोटेक्ट करने के लिए ये जो है प्रोजेक्ट लॉन्च किया गया था। इस प्रोजेक्ट का मेन ऑब्जेक्टिव था वॉज टू इंश्योर द सर्वाइवल एंड मेंटेनेंस ऑफ द टाइगर पॉपुलेशन इन द कंट्री। नाउ हमें पता है कि टाइगर जो थे पहले बहुत ज़्यादा स्पीसीज थी टाइगर की, लेकिन अब धीरे धीरे वो हमारे जंगल से डिसअपियर होती जा रही है। लेकिन जो सतपुरा टाइगर रिजर्व है वो यूनिक है इस सेंस में, क्योंकि यहाँ पर जो टाइगर की पॉपुलेशन है वो देख रहे हैं कि वो धीरे धीरे इंक्रीज हो रही है। कभी एक ऐसा टाइम था एनिमल्स लाइक जो लायंस से, एलिफेंट से, वाइल्ड जो बफेलोस थी, बारहसिंगा, वो सतपुरा नेशनल पार्क में मिलती थी। लेकिन अब धीरे धीरे ये जो नंबर्स हैं वो डिक्रीज होते जा रहे हैं, कम होते जा रहे हैं एनिमल्स। तो इसका मतलब हम ये कह सकते हैं कि कुछ स्पीसीज ऐसी हैं एनिमल्स की जो कि एक्सटिंक्ट होती जा रही हैं, मतलब वो बहुत कम बची हैं। तो इस तरह के जो एनिमल्स होते हैं जिनकी स्पीसीज बहुत कम रह गई हैं, जिन्हें आगे आने वाले टाइम में शायद मे बी एक एक्सटिंक्शन फेस करनी पड़े, तो इस तरह के एनिमल्स को हम क्या बोलते हैं? इंडेंजर्ड एनिमल्स। तो भुजो को एकदम से याद आता है डायनासोर के बारे में जो बहुत टाइम पहले ही एक्सटिंक्ट हो चुकी है। तो एक्सटिंक्ट एनिमल्स वो होते हैं जो कि बिल्कुल विलुप्त हो चुके हैं हम यहाँ से अर्थ से, मतलब जैसे डायनासोर अब बिल्कुल नहीं है, ठीक है, सिर्फ उन्हें हम बुक्स में पढ़ते हैं। लेकिन इंडेंजर्ड एनिमल्स वो एनिमल्स होते हैं जिनकी जो नंबर ऑफ एनिमल्स है जो बहुत कम रह गए हैं, मतलब धीरे धीरे खत्म होते जा रहे हैं, तो जो एक्सटिंक्ट हो सकते हैं आगे आने वाले टाइम में, तो उन एनिमल्स को हम क्या कहते हैं? इंडेंजर्ड एनिमल्स कहते हैं। नाउ नेक्स्ट माधव जी जो है वो बताते हैं कि पहेली को, दैट स्मॉल एनिमल्स आर मच मोर इन डेंजर बिकम एक्सटिंक्ट दैन द बिगर एनिमल्स, की बिगर एनिमल्स से ज़्यादा तो जो छोटे एनिमल है उनको ज़्यादा खतरा है एक्सटिंक्ट होने का। क्योंकि आप देखते हैं कि हम लोग स्नेक्स, फ्रॉग्स, लिजार्ड्स, बैट्स, आउल्स को काफ़ी ज़्यादा मार देते हैं क्योंकि हमें इनकी इंपॉर्टेंस नहीं पता इकोसिस्टम में। हमारे इकोसिस्टम में इनकी बहुत इंपॉर्टेंस है। अगर हम इनको ऐसे ही मारते रहेंगे इन स्मॉल एनिमल्स को, तो एक टाइम ऐसा आएगा कि हमारे लिए खतरा पैदा होएगा, ठीक है। क्योंकि
क्या पता वो स्मॉल इन साइज है, बट उनका जो रोल है इकोसिस्टम में उसको इग्नोर नहीं कर सकते हम, क्योंकि आपने क्लास 7th में फूड चेन और फूड वेब के बारे में पढ़ा होगा। वहाँ पर क्या होता है, फूड चेन में से अगर किसी एक एनिमल्स को हटा दिया जाए, मतलब वो अगर मर गया है, तो वो उसकी फूड चेन जो फूड वेब वो डिस्टर्ब हो जाती है, तो इससे वो दूसरे लिविंग ऑर्गेनिज्म को खतरा है, उनकी लाइफ को खतरा है, क्योंकि उसको खाना खाने के लिए कुछ ना कुछ चाहिए, तो वो उनको मार के खा सकता है। अब नेक्स्ट है इकोसिस्टम क्या होता है। इकोसिस्टम इज मेड अप ऑफ ऑल द प्लांट्स, एनिमल्स, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स इन एन एरिया अलोंग विद नॉन लिविंग कंपोनेंट्स सच एज क्लाइमेट, सोइल, रिवर, डेल्टाज एक्स्ट्रा। मतलब इकोसिस्टम जो होता है वो उन चीज़ों से मिलकर बनते हैं, जैसे प्लांट्स, सभी तरह के लिविंग ऑर्गेनिज्म से, और उनका नॉन लिविंग कंपोनेंट्स के साथ किस तरह का मतलब कि रिलेशनशिप जो है, जैसे क्लाइमेट है, सोइल है, रिवर, डेल्टा, मतलब उनके हैबिटेट के बारे में, तो पूरा जो कलेक्टिवली हम उसको इकोसिस्टम बोल देते हैं। नाउ अब नेक्स्ट कमिंग टू द नेक्स्ट टॉपिक, रेड डाटा बुक। प्रोफेसर अहमद एक्सप्लेन करते हैं अबाउट रेड डाटा बुक टू द चिल्ड्रन. He tells them that Red Data Book is the source book which keeps a record of all the endangered animals and plants. There are different Red Data Books for plants, animals and other species. Red Data Book क्या होती है, एक ऐसा सोर्स है जहाँ पर जितने भी endangered animals हैं या plants हैं उनके लिए उनका पूरा रिकॉर्ड तैयार करके रखती है। ठीक है, प्लांट्स के लिए, एनिमल्स के लिए, अदर स्पीसीज के लिए डिफरेंट डिफरेंट रेड डाटा बुक्स होती है, डिफरेंट कंट्री की डिफरेंट डाटा बुक्स, रेड डाटा बुक्स होती है। यहाँ पर नीचे कुछ साइट्स दी गई हैं, इन साइट्स पे जाकर आप रेड डाटा बुक के बारे में पूरी डिटेल में पढ़ सकते हैं। नाउ कमिंग टू नेक्स्ट टॉपिक, माइग्रेशन। माइग्रेशन क्या है, द एक्सर्शन पार्टी दैट enters deeper into the forest under the guidance of माधव जी। अब माधव जी की गाइडेंस के अंडर जो पूरे बच्चे थे अपने प्रोफेसर अहमद के साथ, वो पूरे फॉरेस्ट के अंदर डीप में जा चुके हैं। वो फिर तवा रिजर्वर थे, वहाँ पे रिलैक्सेशन के लिए थोड़े टाइम वहाँ बैठते हैं। तो पहली ऑब्जर्व करती है, कुछ बर्ड्स को देखती है वो रिवर के पास, एक नदी के पास। तो माधव जी बच्चों को बताते हैं कि जो ये बर्ड्स आपको नदी के किनारे दिखाई दे रहे हैं, नदी में दिखाई दे रहे हैं, ये माइग्रेटरी बर्ड्स हैं। अब माइग्रेटरी बर्ड्स क्या होता है, नेक्स्ट, माइग्रेटरी बर्ड्स वो बर्ड्स होते हैं जो काफ़ी दूर एक पर्टिकुलर टाइम के लिए वो काफ़ी दूर से उड़कर आते हैं, बिकॉज ऑफ क्लाइमेटिक चेंजेस की वजह से। वो इसीलिए क्योंकि उनको एग्स ले करने होते हैं, इसलिए वो अपने नेचुरल हैबिटेट को थोड़ा सा प्रोवाइड, मतलब उनको वहाँ हो नहीं पाता वहाँ, क्योंकि वहाँ पे बहुत ज़्यादा ठंड हो जाती है जो उनके लिए सही नहीं होती, इसीलिए वो उस एरिया में आते हैं जिस एरिया का क्लाइमेट उनके लिए सूटेबल होता है। तो वो काफ़ी सालों, मतलब काफ़ी ज़्यादा डिस्टेंस प्लेसेस से उड़ के काफ़ी टाइम, मतलब उड़ के वहाँ तक आते हैं। तो इस तरह के जो बर्ड्स हैं उन बर्ड्स को हम क्या कहते हैं, माइग्रेटरी बर्ड्स कहते हैं। नेक्स्ट कमिंग टू नेक्स्ट टॉपिक, रिसाइकलिंग ऑफ पेपर। प्रोफेसर अहमद ड्रोज द अटेंशन ऑफ द चिल्ड्रन टू अनदर कोज ऑफ डिफोरेस्टेशन। उन्होंने बोला कि आपके डिफोरेस्टेशन हमने पढ़ा था इससे पहले वाले वीडियो में, कोज ऑफ डिफोरेस्टेशन ये है कि भी हमने पता है कि भी जो पेपर बनाने के लिए हमें लकड़ी की ज़रूरत होती है, तो लकड़ी हमें कहाँ से मिलती है, पेड़ पौधों से। तो पेपर की जितनी ज़्यादा डिमांड होगी तो उतने ही ज़्यादा पेड़ पौधे हमें काटने पड़ेंगे। तो ये बोल रहा है, तो उन्होंने जो प्रोफेसर अहमद है वो उनको बताते हैं कि जो 17 फुल ग्रोन ट्रीज होते हैं वो यूज़ किए जाते हैं 1 टन ऑफ पेपर को बनाने के लिए। यानी 1 टन ऑफ पेपर को बनाने के लिए हमें 17 पेड़ों की ज़रूरत होती है। देयरफॉर वी शुड सेव पेपर, इसीलिए हमें पेपर को सेव करना चाहिए। प्रोफेसर अहमद ऑल्सो टेल्स दैट पेपर कैन बी रिसाइकल्ड 5 to 7 टाइम्स फॉर यूज़। हम पेपर को रिसाइकल कर सकते हैं 5 से 7 बार। इफ़ ईच स्टूडेंट सेव्स एटलीस्ट 1 शीट ऑफ पेपर इन अ डे, अगर एक दिन में एक बच्चा 1 शीट ऑफ पेपर को बचाता है तो हम बहुत सारे पेड़ों को बचा सकते हैं 1 साल में। तो इसीलिए हमें पेपर को सेव करना चाहिए, उसको रीयूज़ करना चाहिए और रिसाइकल भी करना चाहिए। बाय दिस वी नॉट only save trees but also save energy and water which is needed for manufacturing of paper। क्योंकि पेपर को बनाने के लिए जो एनर्जी और वाटर की ज़रूरत होती है उसको भी हम सेव कर सकते हैं अगर हम पेपर को बचाएंगे तो। Moreover, the amount of harmful chemicals which are used in paper making will also be reduced। पेपर मेकिंग के लिए जो हार्मफुल केमिकल्स है उनको भी जो यूज़ किया जाता है उनके अमाउंट को भी कम कर सकते हैं अगर हम पेपर को सेव करें तो। नेक्स्ट कमिंग टू नेक्स्ट टॉपिक, रिफॉरेस्टेशन। प्रोफेसर अहमद सजेस्ट दैट द आंसर टू डिफॉरेस्टेशन, की डिफॉरेस्टेशन को कैसे कम कर सकते हैं। डिफॉरेस्टेशन को हम कम कर सकते हैं रिफॉरेस्टेशन से। डिफॉरेस्टेशन का मतलब होता है बहुत सारे पेड़ पौधों को काटना, क्लियरिंग फॉरेस्ट इन ए लार्ज स्केल। लेकिन अगर डिफॉरेस्टेशन हुआ है तो जिस फॉरेस्ट में से सारे पेड़ पौधों को काटा है, अगर उसमें हम नए पेड़ पौधों को लगा दें
एक लार्ज स्केल में। और ध्यान रखना है कि जो पेड़ पौधे लगाएंगे वो सेम स्पीसीज के होने चाहिए। तो इसी प्रोसेस को बोलते हैं रीफॉरेस्टेशन कर। रीफॉरेस्टेशन कैन टेक प्लेस नेचुरली ऑल्सो। कई बार क्या होता है कि जब हम कहीं पे डिफॉरेस्टेशन हो रहा है तो उस डिफॉरेस्टेड एरिया को अगर अनडिस्टर्ब छोड़ दिया जाए कुछ टाइम के लिए, तो अपने आप ही क्या होता है, वहाँ पर नेचुरल रिफॉरेस्टेशन होना शुरू हो जाता है। वहाँ पर कोई भी रोल नहीं होता ह्यूमन बींग्स का। तो यहाँ पर इससे क्या होगा, जो डैमेज हुआ है फॉरेस्ट को बहुत ज़्यादा, तो इससे वो ग्रीन वेल्थ जो है हम अपनी फ्यूचर जनरेशन के लिए ला सकते हैं बाय प्लांटेशन ऑफ मोर ट्रीज। ठीक है। नाउ प्रोफेसर अहमद बताते हैं कि जो इंडिया के अंदर एक फॉरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट किया गया था, मतलब इस एक्ट का क्या एम था। इस एक्ट का एम था कि जो नेचुरल फॉरेस्ट हैं, ठीक है, उनकी प्रिजर्वेशन और कंजर्वेशन रखना, मतलब उनको कंजर्व करके रखना, प्रिजर्व करके रखना, ये इस एक्ट का मेन एम था। और जिससे कि पीपल की बेसिक नीड्स भी पूरी हो सके। उसके बाद वो उनके एक्ट के बारे में बच्चों को बताते हैं। उसके बाद फिर माधव जी बताते हैं कि अब बच्चों हमें दोबारा वापस जाना चाहिए, क्योंकि आफ्टर सनसेट, सूरज ढलने के बाद जंगल में रहना, ठहरना यहाँ पर सही नहीं है। क्योंकि इससे जो क्या होता है कि कई बार की कुछ जो एनिमल्स वगैरह है वो हमला कर सकते हैं। इसी वजह से सभी जो बच्चे हैं और जो प्रोफेसर अहमद है वो माधव जी को थैंक करते हैं फॉर गाइडिंग दैम थ्रू दिस एक्साइटिंग एक्सपीरियंस। और फिर वो सब चले जाते हैं। तो इसी तरह से ये चैप्टर भी कंप्लीट हो जाता है। आई होप आपको ये चैप्टर बिल्कुल क्लियरली समझ आ गया होगा। अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम है तो आप मुझसे कमेंट बॉक्स पे कमेंट करके पूछ सकते हैं। थैंक यू।